युवाओं को वैज्ञानिकों की पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ के इर्द गिर्द स्टार्टअप क्यों बनाना चाहिए, ये आज का विषय है। तो सब तो पहला साढ़े सामने इस वेले चाह का कप पिया। जे आपां चाह बनानी होवे ते आपां पहले पानी लैने आ, फिर उस तो बाद पानी च पत्ती पा देने आ, दुध पा देने आ, फिर खंड पा देने। ये चार चीज़ां जदों असीं इकट्ठी कर देने आ ते चाह बन जाती है। पानी, दुध, पत्ती और खंड, ये चार चीज़ां जो भी रला देगा गर्म करके अपनी वो चाह तैयार कर सकता है। उसी तरीके जिहड़ा स्टार्टअप है उहदी भी चार मेन चीज़ां हैगियां। पहली चीज़ है टैक्नोलॉजी, आपां उहनूं टैक्नोलॉजी कह दईए या फिर आइडिया कह दईए। दूजा टीम, तीजा बिजनेस प्लान और चौथा फंड। जिमें कोई अमीर होवे चाहे कोई गरीब होवे, जिहड़ा कोई बंदा पानी, दुध, पत्ती, खंड इन्हां नूं इकट्ठा कर देगा, उन्होंने चाह मिल जाएगी। उसी तरीके कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब किसी भी सबजैक्ट का होवे भावें, वो टैक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड, ये चार चीज़ां जे इकट्ठी कर देगा तो स्टार्टअप बन जाएगा। टेक्नोलॉजी कह दिए या आइडिया कह दिए। टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि कोई ऐसी तकनीक, ऐसी कोई साइंस या इस तरह का कोई आइडिया जिहदे करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड कोई इशू जिहड़ा है वो सॉल्व हुंदा होए, उन्होंने आपां टैक्नोलॉजी कह दिंदे आ। फिर दूजे नंबर ते आ जाती है टीम। टीम का अर्थ ये है कुछ इस तरह के लोग जिहड़े कि किसी एक खास गंतव्य, मिशन या एम वास्ते एग्री होंदे होण और जिहड़ा रोड मैप है उहदे उपर भी एग्री होंदे होण कि आपां इत्थे जाना है और इस रस्ते जाना है। दे आर ऑन द सेम पेज। आपस विच मंत्रणा करके वो एक निष्कर्ष विच पहुंचे हुए लोग है जिहड़े उन्हां नूं टीम कहने आ। ये नहीं है कि चार बंदे बैठे हैं, चार दोस्त है, दे मे नॉट बी टीम। क्योंकि टीम वास्ते बहुत एसेंशियल ये है कि उन्हां दे कदम कदम दे नाल मिलन, स्वर स्वर दे नाल मिले और उन्हां सारिਆਂ दे मनां च सेम भाव होवे। जे इस तरह हुंदा है तो वो अपने कोई भी अभिष्ट जिहड़ा है अपना वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये टीम हो गई। फिर तीजा आ गया बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान विच दो मेन गल्लां ने। पहली गल है बिजनेस प्लान विच ये हुंदा है भी किन्ना पैसा चाहिदा, कदों चाहिदा और क्यों चाहिदा। ये चीज़ बिजनेस प्लान विच जरूर होनी चाहिए है। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन भी किन्ना पैसा चाहिदा, किन्ना है। दूजी जिहड़ी चीज़ बिजनेस प्लान विच चाहिदी है वो ये है कि जे ये पैसा मिल जाता है तो ये पैसा किन्ने टाइम च किन्ना ग्रो हो जाएगा। ये पैसा जिहड़ा है मल्टीप्लाई किन्ना हो जाएगा और ग्रोथ किन्नी है, रिटर्न किन्नी है। बिजनेस प्लान विच ये चीज़, दो चीज़ां खास तौर पर होनी चाहिए ने कि लाख रुपया लाया करोड़ बनेगा और उहदी एक साइंटिफिक रीजनिंग दे नाल। और फिर फाइनल है फंड। टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान, ये तीन चीज़ां जे हैगियां एंड द मिसिंग इनग्रेडिएंट इज फंड। तो फिर फंड दे आने दे चांसेस बहुत अच्छे ने, फिर फंड आ जाएगा। पर मैक्सिमम कई बार
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟੀਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਨੈਟਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਵਰ ਜਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਐਫਰਟ, ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 IITs ਨੇ, 31 NITs ਨੇ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 23 IITs ਨੇ, IIT ਖੜਗਪੁਰ, IIT ਮੁੰਬਈ, IIT ਦਿੱਲੀ, IIT ਚੇਨਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ IITs ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ NITs ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ IIT ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he is not conditioned to commercialize it। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2-3 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, IITs, NITs, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਔਰ मोबाइल का चक्कर है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬੋਤਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬੋਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਯੂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੇ ਉਸ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ R&D ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਿ IIT ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਵੈਸਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ R&D ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ IIT ਦੇ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੂਗਲ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ YouTube ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਐਂਡ ਸਰਗੇ ਬ੍ਰਿਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਛਾਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਜ ਰੈਂਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਗੂਗਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਰੈਂਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੀਵ ਮੋਟਵਾਨੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਤੇ ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਔਰ ਸਰਗੇ ਬ੍ਰਿਨ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੇਜ ਰੈਂਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੇਜ ਰੈਂਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਐਂਡ ਸਰਗੇ ਬ੍ਰਿਨ। ਔਰ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫॉर ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫॉर ਟੂ ਗੂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸੀਗੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, 3000 ਕਰੋੜ ਤੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਸੈਂਡੀ ਲਰਨਰ ਐਂਡ ਲਿਓਨਾਰਡ ਬੋਜ਼ੈਕ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬਿਲ ਈਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਈਗਰ ਹੀ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ 20 years ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡੀ ਬੈਕਟੋਲਸ਼ੇਮ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 87 ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਸਿਸਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਸਕੋ ਦੀ ਕੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਸਿਸਕੋ iOS। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸੈਂਡੀ ਲਰਨਰ ਐਂਡ ਲਿਓਨਾਰਡ ਬੋਜ਼ੈਕ ਐਂਡ देयर ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਕੋ iOS। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PureEV। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਡੋਂਗਰੀ IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਵਡੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਡੋਂਗਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਯਾਦਵ ਪਾਟਿਲ HR ਡੋਂਗਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਲ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਥਰਮਲ ਰਨਵੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਡੋਂਗਰੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਵਡੇਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਕੰਪਨੀ PureEV which is having a good share in Indian market now. ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੈਫ ਡਾਨ ਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਇਨੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਫ ਦ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਲਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੈਫ ਡਾਨ, ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਲਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥਰੂ ਜੈਫ ਡਾਨ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਟੈਸਲਾ ਮੋਟਰਸ। And now this Jeff Dahn is chief scientific officer to one another company, Novoni, a battery materials and technology company. So another example, this is of Robert S. Langer, professor at MIT. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1400 granted patents ਹੈਗੇ, granted or pending patents, 1400. And Langer is founder of 40 biotech companies, including Moderna. 40 biotech companies का founder भी है। और Moderna COVID-19 वैक्सीन है जो कि स्पाइक वैक्स के नाम से जानी जाती है।
तो यहाँ पर आगे दोबारा वही बात नजर आ रही है कि MIT में काम हुआ, रॉबर्ट एस लांगर इज द प्रोफेसर एंड हिज टीम ऑफ स्टूडेंट्स। उसका फायदा कितनों को हो रहा है? 40 बायोटेक कंपनीज को उसका फायदा हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ प्रोफेसर S चक्रवर्ती। इन्होंने 6 वेंचर्स क्रिएट किए एंड ही इज फ्रॉम IIT चेन्नई। So another example, this is of artificial breathing capability device। ये जो डिवाइस है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और वेंटिलेटर नहीं मिलता। तो इस डिवाइस में जो एक अम्बू बैग होता है, एक अम्बू बैग एक गुब्बारे की तरह होता है। जब किसी को सांस नहीं आ रहा होता तो और वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता तो इस गुब्बारे को अटेंडेंट अपने हाथ से प्रेस करता है, फिर छोड़ता है, प्रेस करता है और छोड़ता है, प्रेस करता है और छोड़ता है। और ये हम सब कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना टायरिंग है और इसमें कितनी गलती भी हो सकती है। रेट को लेकर गलती हो सकती है, किस स्पीड से उसको प्रेस करना है बैलून को और कितना प्रेस करना है, उस तरीके से भी गलती हो सकती है। तो PGI, पंजाब यूनिवर्सिटी और IIT रोपड़, इन 3 इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने मिलके अम्बू बैग को ऑटोमेट कर दिया कि भाई जो अटेंडेंट है उसको उस गुब्बारे को वेंटिलेशन देने के लिए दबाना ना पड़े। ये जो डिवाइस है ये उसको ऑटोमेटिकली स्क्वीज करेगा, रिलीज करेगा, स्क्वीज करेगा, रिलीज करेगा। फिर इसके बाद इसके सक्सेसफुल 33 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल्स भी हो गए, ठीक है। और इसके बाद अब जो PGI का जो डॉक्टर है वो तो अपनी OPD देखेगा, वो तो पेशेंट्स को देखेगा। उसी प्रकार से जो IIT का जो प्रोफेसर है उसने अपनी क्लासें पढ़ानी है, ट्यूटोरियल्स लेने हैं, प्रैक्टिकल्स लेने हैं। वही बात पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर भी है, उसने अपनी क्लासेस लेनी है, ट्यूटोरियल्स लेने हैं, अपना काम करना है। इसको कमर्शलाइज कौन करेगा? इसके ऊपर बिजनेस कौन क्रिएट करेगा? इसको मार्केट में कौन लेकर आएगा? कमर्शलाइज करने का, इसको आगे मार्केट में लेके आने का, ये जो काम है वो यूथ का है। यूथ ने वो काम करना है, युवाओं ने वो काम करना है। युवाओं का ये फर्ज बनता है कि PGI के डॉक्टर के पास जाएं और उनको कहें, डॉक्टर साहब ये आपने बनाया है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस, जरा दिखाइए कैसा है। उसको स्टडी करें, उसको समझें और समझने के उपरांत उस डॉक्टर से बात करें कि सर डॉक्टर साहब इसको आप हमें इसके राइट्स दें, हम इसको कमर्शलाइज करते हैं। अब वो डॉक्टर कह सकता है कि भाई आप इसको कमर्शलाइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये नेगोशिएट भी करना है कि सर आपको बताइए आप क्या चाहते हैं। आप अप फ्रंट पेमेंट, हो सकता है डॉक्टर कह दे कि मेरे को अप फ्रंट 5 लाख रुपए दे दो, तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर हो सकता है डॉक्टर कहे, और डॉक्टर और साथ में जो बाकी हैं IIT रोपड़ का जो प्रोफेसर है और पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो कहें कि भाई आप हमें अपनी कंपनी में 5% दे दो, 5% हिस्सा। या ये भी कह सकते हैं कि भाई जब ये चीज़ बिकेगी तो हमें सेल्स में से 5% दे देना। ये तो नेगोशिएट करने की बातें हैं, ये तो बात करके ही होगी। तो जब बात करेंगे तो फिर मैटर हल होगा। और फिर आपके मन में आ सकता है कि भाई अगर वो इस बात पे अड़ गए कि हमने तो 5 लाख रुपया चाहिए हमें, आपको अगर लाइसेंस देना है तो 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तो ये 5 लाख कहाँ से आएगा, ये आपको फिर अपने बिजनेस प्लान में डालना पड़ेगा। एक एप्रोप्रिएट इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा और बिजनेस प्लान में इन्वेस्टर को जब दिखेगा कि रिटर्न अच्छी है, कमाई अच्छी है, तो वो पैसे देगा। उस पैसों में से
जो पीजीआई का डॉक्टर है और आईआईटी रोपड़ का प्रोफेसर है और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, उनको उनका साइनिंग अमाउंट दिया जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में स्टेज से साइंटिस्ट कोई 8 से 10 मिनट में अपनी टेक्नोलॉजी को बताता है कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, और सामने बैठे होते हैं इंडस्ट्री के लोग और युवा। इंडस्ट्री के लोग इसलिए सामने बैठे होते हैं ताकि जो टेक्नोलॉजी स्टेज से बताई जा रही है उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री खरीद ले, और युवा इसलिए बैठे होते हैं ताकि युवा जो है उस टेक्नोलॉजी को कंसीडर करें फॉर क्रिएटिंग देयर न्यू स्टार्टअप अराउंड द टेक्नोलॉजी। अभी पीछे हमने 17 सेक्टर में एक कॉन्फ्रेंस, एक एग्जीबिशन भी की बाय नेम मैकमा एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में 32 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे, और जिसमें के 7 आईआईटीज़ थे। आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जम्मू, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, बिट्स पिलानी, और हमारे चंडीगढ़ के भी इंस्टीट्यूट थे, एमटेक, आईएनएसटी, निटर। तो इन सब ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर शोकेस की, और हमने यूथ को भी आह्वान किया था कि आप आओ और इस एग्जीबिशन में जाओ और उन टेक्नोलॉजीज़ को देखो, उनको समझो, साइंटिस्ट से बात करो, और उसके बाद अगर वो टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है तो उसके अराउंड एक स्टार्टअप बनाओ। तो अब कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ टेक्नोलॉजीज़ आपसे मैं शेयर करूंगा। एक ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पिछले 2 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर रिकॉर्ड काम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं टू ट्रीट वेस्ट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और 2 सालों में कोई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है जिसने 1 करोड़ रुपए का काम पिछले 2 सालों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे किया है, उसकी अपनी डिपार्टमेंट में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो अपनी टीचिंग भी कर रहा है, अपना लैब वर्क भी कर रहा है, और उसके साथ साथ ये कंसल्टेंसी भी कर रहा है। पर ये जो कंसल्टेंसी है ये बस चंडीगढ़ रीजन से ही जो इंडस्ट्री है उसको की है, उसके ऊपर ये कंसल्टेंसी वर्क किया है। पर दुनिया तो इससे बहुत बड़ी है। वेस्ट वाटर सिर्फ पंजाब में तो नहीं है, उसके बाद हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान, इराक, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसको आगे स्केल अप कौन करेगा? वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है वो नहीं कर पाएगा स्केल अप। उसके पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है, पर यहां से ये क्लू लेने वाली बात है कि अब जो ये मैं नंबर्स क्यों दिखा रहा हूं, ये दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन तिलों में तेल है। यानी कि ये देखिए, ये प्रोजेक्ट था रिमूवल ऑफ HCl फ्रॉम द एफ्लुएंट ऑफ अ प्लांट ऑपरेटेड बाय लुधियाना वायर एसोसिएशन। तो उनके प्लांट में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एफ्लुएंट वो निकालना था। तो ये प्रोजेक्ट बना 14 लाख का, 6 महीने में कंप्लीट हुआ, और हमें भी इसमें कुछ इनकम मिली। तो
ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बट इस टेक्नोलॉजी को अगर आगे स्केल अप करना है, पंजाब हरियाणा से आगे ले जाके दिल्ली लेके जाना है, बाकी जगह लेके जाना है, तो यूथ को आगे बढ़ना होगा। और जो साइंटिस्ट है उससे बात करनी पड़ेगी कि सर, समझ में आ रहा है कि आपके पास इसकी सारी रिसर्च है, अब इसको बैठते हैं एंड लेट अस conceive a concrete and compelling plan to further commercialize it. तो अब ये स्टार्टअप की एक कहानी मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। हमारे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के कुछ मैनेजर्स ने लुधियाना विज़िट किया, इंडस्ट्री से बातचीत की, और इंडस्ट्री से बातचीत करके उनकी कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला। उसमें से एक इंडस्ट्री ने ये कहा कि हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम टैंकर में गंदा पानी लेकर जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ए यूनिट से कितना गंदा पानी आया, बी यूनिट से कितना गंदा पानी आया और सी यूनिट से कितना गंदा पानी आया। हमें दिक्कत हो जाती है कि ए यूनिट कभी कह देता है कि 500 लीटर आया, जबकि हमारे अनुसार 600 लीटर था। सी यूनिट कह देता है कि आपके टैंकर में 1000 लीटर आया, जबकि हमारे हिसाब से 1200 लीटर था। और हमें उसके गंदे पानी को अपने यूनिट में ट्रीट करना होता है, और हम ट्रीट ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो उधर मानते नहीं है, वो कहते हैं कि हमने तो थोड़ा ही दिया। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे टैंकर में जो पानी है वो पानी कब टैंकर में भर रहा है, कब खाली हो रहा है, कहाँ खाली हो रहा है, कितना खाली हो रहा है। तो ये एक दिक्कत थी। तो ये प्रॉब्लम फिर हमारे विश्वविद्यालय के ही कुछ स्टूडेंट्स को लगी पता, तो उन स्टूडेंट्स ने उसका सॉल्यूशन तैयार किया कि, और उन्होंने एक सॉल्यूशन ऐसा तैयार किया कि उस टैंकर में अपना एक सेंसर डाल दिया, और टैंकर का जो लेवल है वॉल्यूम का, वो मोबाइल पे वेबसाइट पे आना शुरू हो गया। अब जो मालिक है, मालिक को समझ में आने लग गया कि भाई कहाँ पर कितना गंदा पानी कब टैंकर में आया, और मेरे को किससे कितना बिलिंग करनी है गंदे पानी की ट्रीटमेंट की। तो इसमें डे 0 पे ही जो क्लाइंट इस केस में है जो टैंकर चला रहा है, उसने फिर उन स्टूडेंट्स को 2.5 लाख रुपया डे 0 में दिया कि भाई आप मेरे को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दो। अब वो सॉल्यूशन उनके पास अच्छा चल रहा है और वो आगे नेक्स्ट ऑर्डर्स की अब तलाश में चल रहे हैं। और मेरे को आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब वो एक स्टार्टअप कंपनी भी बन गई है बाय नेम विजिबल टेक्नोलॉजीज़। और हमारे ही स्वयंसेवक सक्षम शुक्ला जी उसके फाउंडर हैं, यहाँ बैठे भी हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी समझना होगा उनसे, तो चाय पे जब बाद में हम रुकेंगे तो उनसे और डिस्कशन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से एक ये बात सिद्ध होती है कि भाई वो कहावत है ना कि अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। एक अंधे की रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 आंखें। अगर हम उसको 2 आंखें दे सकते हैं ना, तो अंधा व्यक्ति कहीं से भी पैसे ले आएगा। 1 करोड़ रुपए बोलोगे तो 1 करोड़ भी इकट्ठा करके दे देगा, पर उसको 2 आंखें चाहिए, या 1 आंख ही चलो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, ये बात भी यहां लागू होती है। नेसेसिटी पता लगी इंडस्ट्री की कि ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पता लगा कि ये ज़रूरत है, उन्होंने उसके ऊपर इनोवेशन कर दी और वो उस इनोवेशन की वैल्यू बढ़ गई। और अब विजिबल टेक्नोलॉजीज जो है इट इज़ ऑल्सो एबल टू सक्सेसफुली रेज फंड्स अगेंस्ट इक्विटी ऑल्सो। तो एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी इनकी कंपनी में अब पैसा लगाने को तैयार हो रहा है।
उसी तरह टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कई टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट में कमर्शलाइज़ किया है। फॉर एग्जांपल ICU पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरी पिलानी। ये सीरी पिलानी की एक टेक्नोलॉजी है जो कि कोलेट्रल मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को गई है। उसी तरह अभी पेट रिसाइकलिंग की बात कर रहा था, तो पेट रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बठिंडा में, और उसको 14 लाख रुपए में हमने पायरोटास्क एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को दिया है, और उसमें से हमारी कमीशन रही है 1,40,000। और ये जो पेट रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी है पायरोटास्क को जो दी है, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल लिमिट में दी है, सिर्फ महाराष्ट्र में। पर अगर कोई और व्यक्ति चाहता है, कोई और युवा चाहता है कि इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी जो इस टेक्नोलॉजी को दिया गया है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। अगर कोई ऐसा बंधु है जो हिमाचल में या पंजाब में करना चाहता है, तो दैट साइंटिस्ट इज अवेलेबल। उसी तरह से ये एक जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें दो बहनें नट और बोल्ट्स की छंटाई कर रहे हैं। नट और बोल्ट्स की छंटाई कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि कोई नट है वो उसमें कुछ कोई दाग तो नहीं है, उसमें चूड़ियाँ लगी हुई हैं कि नहीं, और अगर चूड़ी नहीं लगी है तो उस नट को अलग कर देना है। अगर उसमें कोई स्क्रैच वगैरह है उसको अलग करना है। तो ये बड़ा टीडियस टास्क है। और इसकी अब नट बोल्ट तो लगभग हर एक मशीन में लगे होते हैं, कितने ही लगे होते हैं, और नट बोल्ट को छांटने के लिए कितनी ही बहनें और बाकी वर्कर्स लगे रहते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे ही विश्वविद्यालय में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो ऑटोमेटिकली नट बोल्ट्स को सेग्रीगेट कर देगी। जो खराब नट है वो एक साइड में हो जाएगा, और जो ठीक नट है वो अलग चले। एक कन्वेयर पे नट बोल्ट रहते हैं, और जो खराब नट या बोल्ट है वो साइड में हो जाता है और ठीक आगे चलता है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा काम करना चाहता है, तो वो संपर्क कर सकता है और उस साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं। पर आप इसमें ज़रा ध्यान दें कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में पिछले 5 साल से वो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट का इसमें फंड भी लगा है। कोई मुझे लगता है 50-60 लाख रुपया तो लग ही गया अब तक। तो अगर इन साइंटिस्ट से बात बन जाती है, ये साइंटिस्ट तैयार हो जाते हैं, तो एक झटके में देखिए, आप कल्पना करें, टेक्नोलॉजी मिल गई विच इज़ रेलिवेंट टू द मार्केट, जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मार्केट्स की नीड से निकाली हुई ये एक टेक्नोलॉजी है, और R&D टीम भी बन जाएगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 एक्सिस वुड एनग्रेविंग मशीन की ये एक एग्जांपल है। ये एक स्टूडेंट का PhD वर्क था। PhD वर्क में उसने एक ऐसी मशीन डेवलप करने का प्रयास किया जिससे कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेटर हो। तो जब ये स्टूडेंट अपना PhD का काम कर रहा था, तो बीटेक के एक स्टूडेंट की नज़र पड़ी कि ये मशीन तो बड़ी अच्छी लग रही है और इसको तो मैं बना सकता हूँ। पंजाब विश्वविद्यालय UIT का ही स्टूडेंट था। तो उस स्टूडेंट ने जब देखा कि ये मशीन अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसने आया, बात की, उसने PhD स्टूडेंट से बात की कि सर आप तो PhD में लगे हो, PhD करो, अच्छी, मेरी शुभकामनाएं आपको हैं, पर ये मेरे को अलाउ करो कि इस मशीन के ऊपर धंधा मैं करूं। तो वो PhD स्टूडेंट भी मान गया, उसका सुपरवाइज़र भी मान गया, और बीटेक स्टूडेंट ने अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद फाइनेमिक्स नाम से एक कंपनी खोल दी, और 6 महीने के अंदर अंदर ये मशीन डेवलप की और 3 लाख में बेच दी, राजपुरा में पहली मशीन।
अब आप देखो कितनी स्पीड से स्टार्टअप चला। कोई स्टार्टअप ध्यान में आता है जो अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली 6 महीने के अंदर अंदर निकाल के मार्केट में 3 लाख में बेच ही दे। दैट इज द माइट ऑफ R&D इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। अब आगे की कहानी यह है कि 6 महीने बाद मशीन बिक गई, 3 लाख रुपए में बिक गई। पर एक दिन उस स्टूडेंट का फ़ोन आता है, कहता है सर मैं आगे नहीं काम करूँगा इस स्टार्टअप पे, मेरे को ये स्टार्टअप बंद करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ऐसी क्या बात होगी, क्या टेक्नोलॉजी या मशीन में दम नहीं है? नहीं सर, मशीन तो बढ़िया है, अच्छी है मशीन तो अच्छी है, बिक रही है, दिन रात चल रही है, कोई इसमें खराबी नहीं आ रही और जो कस्टमर है खुश है। तो फिर क्या और ऑर्डर्स नहीं मिल रहे? नहीं सर, एक बेच दिया तो और भी बिक जाएगी, इसमें ऐसे ऑर्डर्स वाली बात भी नहीं है कोई ऐसी। क्या इसकी मार्केट नहीं है, स्कोप नहीं है? कहता नहीं और कुछ। फिर क्या दिक्कत क्या है? तो उसका ध्यान आता है, उसने कहा कि भाई सर मेरे मामा नहीं मान रहे, मेरे मामा मना कर रहे हैं। उन्होंने जब मेरे को आके देखा कि मेरे हाथ इतने काले हो रखे हैं, हाथ मेरे काले हैं और मेरा वजन जो है, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। और मैं अपनी मां के आंसू तो कतई नहीं देख सकता, और इसलिए मेरे को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार ठीक है, पर ये कोई प्रोफेशनल आंसर नहीं है तेरा। अगर तू ये कहता कि मशीन में दम नहीं है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या आगे मेरे को कोई स्कोप नहीं लग रहा, तो फिर ये बात मानी जाती। पर वहां पर उसको, अब उस लड़के को हमने इन्वेस्टर को कन्विंस करके 10 लाख भी लगवाया हुआ था। अब इन्वेस्टर के 10 लाख रुपए गए। इन्वेस्टर बेचारा रोए। उस वक्त समझ आता है कि कागज की वैल्यू क्या है। समय आने पे कागज बोलता है। उस वक्त अगर इन्वेस्टर ने वो उसके साथ फाउंडर बन गया था कंपनी का, तो फाउंडर्स एग्रीमेंट हुआ होता, तो फाउंडर्स एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट होता कि एग्जिट पॉलिसी हमारी क्या रहने वाली है, कौन सी ऐसी स्थिति होगी और किस प्रकार से एक फाउंडर कंपनी को छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक सुबह उठी और एक फाउंडर कह रहा है कि आज कल से मैं इस कंपनी में काम नहीं कर रहा। तो ये वो मशीन है, इसमें आप देख रहे हो काले और सफ़ेद बिंदु, वो इसलिए हैं कि इसके ऊपर इसका वाइब्रेशन एनालिसिस हुआ है IIT रोपड़ में। अब हमारे विश्वविद्यालय में भी अब एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बन गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक अध्यापक है वो अपनी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी खोल सकता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक अध्यापक है उसको उसके पेटेंट में ओनरशिप राइट्स भी हैं। अब ये आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ एक साइंटिस्ट का है जो बड़ी खुशी से कुछ काम कर रहा है, कुछ रिएक्शंस तैयार कर रहा है और उसके मन में बड़ी प्रसन्नता है। ही इज़ वेरी हैप्पी। एक साइंटिस्ट और एक महिला में कोई ज़्यादा अंतर इस प्रकार से नहीं है कि एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है थ्रू हर वूम चाइल्ड होता है, उसी तरह साइंटिस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो उसका ब्रेन चाइल्ड है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट उसकी होती है और उसकी नरिशमेंट के लिए तमाम तरह के कष्ट सहने को तैयार होती है, उसी तरह एक साइंटिस्ट भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत डीपली अटैच्ड होता है। वो भी उसका ब्रेन चाइल्ड है। उसका भी ध्यान उस टेक्नोलॉजी की नरिशमेंट के ऊपर है कि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, इसको कोई इसकी तरफ कोई देखे, इसको कोई पूछे और इस टेक्नोलॉजी को आगे कोई एक्सेप्ट करे।
तो आप युवा जब किसी साइंटिस्ट के साथ एक सही एटीट्यूड के साथ, शुद्धता के साथ जाएंगे, तो वो साइंटिस्ट आपको अच्छे से रिसीव करेगा, प्रसन्न होगा और एक वर्किंग फार्मूला ज़रूर तैयार होगा। अब ये फ़ोटोग्राफ मैंने इसलिए रखा है कि हम थोड़ा ध्यान दें उस समाज की तरफ जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये अगर जब हम फ़ोटो देखते हैं तो ये एक ऐसी हमारी ही शहरों के फ़ोटोग्राफ्स हैं जहाँ से समझ में आता है कि ट्रैफिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाउसिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं जो हमें समझ में आएगी जब हम उस दृष्टि से अपने समाज को देखेंगे। और ये गेट है इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी का। ये गेट मैंने इसलिए किया है कि हम अक्सर घूमने जाते हैं, एक दिन हम बद्दी भी घूमने जाएं और वहां देखें कि वहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, किन की फैक्ट्रीज हैं, किन के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उसकी लिस्ट तैयार कर लें, फिर आ जाए। फिर आने के बाद उसी लिस्ट को देखें कि इनमें से कौन सी ऐसा इंडस्ट्री है, यूनिट है जिसका काम मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट बन रहा है। जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है जो या इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको दोबारा जाएं, उसको ईमेल डालें, उससे कुछ रास्ता एस्टेब्लिश करें, उसको विज़िट करें और उसके कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पेन पॉइंट्स का हमें पता लगे। वो पेन पॉइंट्स जब पता लग गए तो हमें ये पता लग जाएगा दैट्स अ मार्केट रिसर्च कि है क्या, मार्केट क्या मांग रही है, इंडस्ट्री मांग क्या रही है। जैसे मैंने इससे पीछे आपको फोटोग्राफ दिखाया था जिसमें इतना क्राउड सा नज़र आ रहा था, तो वहाँ उसको देख के समझ आ रहा था कि भी हमारा समाज मांग रहा है कुछ ट्रैफिक का सॉल्यूशन, हाउसिंग का सॉल्यूशन, बिजली का सॉल्यूशन। उसी प्रकार से इंडस्ट्री क्या मांग रही है। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IIT, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स यही होना चाहिए, ये नहीं। बाकी सोशल साइंसेस का भी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल दिस इज माइंड गेम। साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है कि वहाँ पर है क्या साइकोलॉजी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके दिमाग में घूम रही है, जो उनको चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है, उनके माइंड में है क्या, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं जिसका वो चाह रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन निकले। ये एक बहुत वैल्यूएबल असेसमेंट है, उनका माइंड रीड करने वाली बात हो जाती है। तो वो जब एक बार माइंड रीड कर लिया कि इंडस्ट्री के माइंड में ये बातें चल रही हैं, फिर उसके बाद हमें साइंटिस्ट के पास जाना है। साइंटिस्ट के पास जाना है और देखना है साइंटिस्ट के पास कैसे जाना है। आप तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल करें, साइंस डायरेक्ट पे जाएं, देखें कि इस चीज़ के ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा है, क्या उसने सॉल्यूशन डेवलप किया है। अब ये एक फोटोग्राफ आपके सामने है, तो ये एक फोटोग्राफ ये है। ये फोटोग्राफ ये दिखा रहा है कि जो मैंने पीछे गेट दिखाया था, उस गेट में एंटर करने के बाद किसी इंडस्ट्री के पास गए, इंडस्ट्री ने कुछ प्रॉब्लम बताई, फिर प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने सॉल्व की, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर शेर एक साइंटिस्ट के पास चला गया और शेर ने साइंटिस्ट को कहा कि भाई मेरे को जिराफ को पकड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, मुझसे जिराफ पकड़ा नहीं जाता, जिराफ का शिकार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, आप मेरी कुछ मदद करें और कुछ सॉल्यूशन तैयार करके दें। तो साइंटिस्ट ने शेर को ये सॉल्यूशन तैयार करके दे दिया कि ये लो, ये पकड़ो, बांस की डंडिये अपनी टांगों के साथ बांध लो और जिराफ का शिकार करो। तो क्या लगता है, ये
शेर जिराफ का शिकार कर पाया होगा? शेर के मन में तो शायद आ रहा होगा कि मैं साइंटिस्ट का ही शिकार कर लेता हूं। तो इसमें कहां गलती हुई? इसमें गलती ये हुई कि जब किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डे जीरो से जो क्लाइंट है उसको इनोवेशन जर्नी में इन्वॉल्व करके इनोवेशन करनी है। अगर साइंटिस्ट ने शेर को डे जीरो में ही इन्वॉल्व किया होता तो शेर ने साइंटिस्ट को इस सॉल्यूशन की तरफ जाने से जरूर रोक दिया होता। और दूसरी बात यह है कि जब हमने साइंटिस्ट की तलाश करनी है तो हमने भी इस प्रकार की समझ अपने अंदर जरूर रखनी है कि साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन कोई इस प्रकार का तो नहीं दे दिया, कहीं साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना के तो नहीं दिया जो कि ट्रिवियल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास प्रॉब्लम हम मार्केट से ठीक खींच कर लाए, इंडस्ट्री से अच्छी प्रॉब्लम खींच के लाए, हमने सर्च किया साइंटिस्ट ने, पर साइंटिस्ट ने कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन तैयार करके रखा है जो वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं है, वायबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। तो वो समझ भी हमने साथ में रखनी है। मार्केट से प्रॉब्लम लेकर आनी है, इंडस्ट्री से प्रॉब्लम लेकर आनी है, साइंटिस्ट ढूंढना है, साइंटिस्ट के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट भी करना है कि ये सॉल्यूशन वायबल है, इकोनॉमिकल है, प्रैक्टिकल है, और इस प्रकार के साइंटिस्ट को फिल्टर जरूर करना है। ये पिछली स्लाइड और ये वाली स्लाइड मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इनोवेशन की ताकत जो है वो उस व्यक्ति में है जो रात दिन किसी समस्या से जूझ रहा है। उसको हमें इनोवेशन की जर्नी में इन्वॉल्व करना है अपने साथ। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस का तड़का लगा के एक अच्छा सॉल्यूशन तैयार करके दे देना है। अगर आप YouTube के कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें ध्यान में आता है कि इवन इनोवेशन जो है वो जानवर भी कर लेते हैं। अगर किसी जानवर को किसी खड्डे में डाल दें तो वो किसी प्रॉब्लम में आ गया, तो वो उस प्रॉब्लम में आ गया, उस खड्डे से निकलने के कई वो तरीके निकाल देता है जानवर भी। हम बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे कि भी कैसे एक प्यासे कौवे ने कंकर डाल डाल के पानी का लेवल हाई करके पानी पी लिया जग से। अगर हम YouTube देखेंगे, सर्च करेंगे तो वाकई ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें कि कौवे ने भी कंकर डाल डाल के जग के पानी का लेवल बढ़ाया और बाद में अपनी प्यास तृप्त की। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। ऐसा नहीं कहा गया कि इंटेलिजेंस इज मदर ऑफ इनोवेशन, या हार्ड वर्क इज मदर ऑफ इनोवेशन, या लक इज द मदर ऑफ इनोवेशन। नो, नेसेसिटी, प्रॉब्लम, दैट इज द मदर ऑफ इनोवेशन। तो और जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है रात दिन, इसलिए उसको अपने साथ जरूर मिलाना है। अब इस बंदे ने देखो ऐसा तैयार कर लिया, ये तैयार जरूर कर लिया, बट फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके सेफ्टी इश्यूज हैं, ये सेफ कितना है, और बैलेंसिंग के कुछ इशू हो सकते हैं। वो चीज़ें बाद में जो एक साइंटिस्ट है या स्टूडेंट है वो उसको देख सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है। उसी तरह से ये देखिए, ये किस तरह से एक मजदूर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो चाहता है कि भाई उसका साइकिल है छोटा सा, उसमें कैसे किस प्रकार से ज़्यादा वेट लिया जा सके। ये एक दृष्टांत देने के लिए है, ये दृष्टांत देने के लिए है ताकि हम सब वो दृष्टि डेवलप करें जिसके माध्यम से हम ये समझ पाएं कि समाज में, इंडस्ट्री में
जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं और किस प्रकार का इनोवेशन वो चाहते हैं, किस प्रकार का इनोवेटिव सॉल्यूशन वो चाहते हैं, और किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, इन सब को अपने समाज, अपने देश और इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जिसमें कि इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो पिछले 2 सालों में हमने 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री को फिज़िकली विज़िट किया है, और फिज़िकली विज़िट करने के बाद उनके जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, उनको इस सारी वेबसाइट पे डाला हुआ है। और वेबसाइट पे इसलिए डाला है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के, इंजीनियरिंग के, सोशल साइंस के, वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना काम करें, अपने बीटेक प्रोजेक्ट्स, एमटेक प्रोजेक्ट्स, पीएचडी प्रोजेक्ट्स, अपने थीसिस, ये सब उन पे शुरू कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आज की विषय से जुड़ा कोई प्रश्न है अपने मन में तो पूछ सकते हैं। जैसे जो ज़्यादा फीलिंग है एंड यूजर्स के लिए, तो वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट वो चीज़ नहीं कर सकते। एक टेक्नोलॉजी के 9 लेवल्स रहते हैं, और 9 लेवल्स में आमतौर पे देखा गया है कि लैब्स में जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तक लैब में टेक्नोलॉजी डेवलप रेडीनेस लेवल रहते हैं। अब इसमें बिल्कुल इंडस्ट्री के फाइनल तक कैसे पहुंचा जाए, ये आपका प्रश्न है। तो ये जो मेरे दिमाग में बात आती है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डे 0 से ही हम क्यों ना इंडस्ट्री को साथ में ही इन्वॉल्व करते हुए चलें। डे 0 से ही इंडस्ट्री को साथ में इन्वॉल्व करते हुए चलें आगे, और ताकि इंडस्ट्री के रिसोर्सेज भी उसमें डलते जाएं, और जो हम अपने इंस्टीट्यूट की ग्रांट है या डीएसटी या एमएचआरडी की ग्रांट्स हैं उनका भी इस्तेमाल लेते रहें, और अंततः वो कहीं मार्केट में चीज़ उतर पाए। एक तो वो चीज़ है। पर अब जो चीज़ें जिनमें इंडस्ट्री पार्टनर अभी तक नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढना चाहिए, उसका एक बिज़नेस ब्रीफ बनाना चाहिए कि भाई इसमें एक टेक्नोलॉजी ब्रीफ तो हमारे पास है ही है, टेक्नोलॉजी ब्रीफ के साथ एक बिज़नेस ब्रीफ बनाए। बिज़नेस ब्रीफ में ये चीज़ हो कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, और मशीनरी क्या चाहिए, कितनी चाहिए, क्या मिलेगी, कितना पैसा चाहिए, कितना इसमें रिटर्न। तो अगर बिज़नेस ब्रीफ भी साथ में बनेगा और टेक्नोलॉजी वाकई रूटेड विद द रियल प्रॉब्लम है, तो हम एक इंडस्ट्री पार्टनर ज़रूर बना पाएंगे, और आगे की जर्नी जो है फिनिश प्रोडक्ट की, वो उसकी जिम्मेवारी फिर उस इंडस्ट्री पार्टनर की है। अमित जी, हाँ जी। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट अगर जैसे फिनिशिंग या बेसिक चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप टेक से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो किसी चीज़ पे डील करते हैं, तो मे बी आपको यूनिवर्सिटी में या इसकी कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। आई थिंक उस चीज़ को कम्युनिकेट अगर किया जाए तो वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। सी एक्चुअली में जो हमारी लैब्स हैं वो तो फिर से मांगती हैं, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि आप ये ले लो, और हमें इतनी रॉयल्टी मॉडल में भी इंटीग्रेशन चाहिए और अपफ्रंट फी भी चाहिए। लेकिन अब वो इंडस्ट्री बोलती है कि इसमें तो 50 लाख रुपये और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मुझे अमेजोन पे बेचना है, उसका लेआउट बनाने के लिए मुझे कितनी लगेगी। आपके बेबी को लेके उसको मैं पढ़ाने लग जाऊँ और ये करने लग जाऊँ, तो मतलब कि जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट जैसे डॉक्टर सूरी के भी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, अगर आप उन बॉक्सेस को देख लो जो हम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं,
3D प्रिंटिंग्स जो हम यूज करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो डब्बा इतना अगली लगता है वो कभी भी दिखा नहीं सकते किसी को, लेकिन वो तो बड़ा स्मार्ट सा कुछ चीज होगा जो दिखेगा एक्सप्लोसिव से, तो उसको प्रोडक्ट डेवलप करने में फिर कभी पैसे लग जाएंगे। हाँ नहीं, ये बात आपकी ठीक है। अब इसमें दो बातें, या तो इंडस्ट्री सामने आए, इंडस्ट्री सामने तब आएगी जब उसको रिटर्न समझ में आएगा कितना रिटर्न है। अब रिटर्न मुझे लगता है एक साइंटिस्ट को ही हिम्मत करनी पड़ेगी रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, या इंडस्ट्री सामने आए या हम युवाओं का आह्वान करें, जैसे मैं आज के इस बौद्धिक के माध्यम से भी युवाओं का आह्वान कर रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजीज है उनको देखें, उनको समझें, उनके अराउंड बिजनेस प्लान बनाएं और एक राइट इन्वेस्टर के सामने पिच करके उनसे फंड लें। थोड़ा इन्वेस्टर का फंड भी आ सकता है, बट इन्वेस्टर्स आजकल ज़्यादा करके इस तरह का हो गया है कि अगर मोनेटाइजेशन पहले नहीं हुई है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएटेड नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी टलते हैं। पर मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ DST की स्कीम्स आ रही हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर TRL इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 5 to 9, तो कुछ या तो गवर्नमेंट सपोर्ट से ही होगा। So, ये प्रोडक्ट कंटेंट की वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक होती है या क्या, मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसके बाद? हाँ जी मैडम, वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये चेक होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस की। ये डिवाइस PGI, पंजाब यूनिवर्सिटी, UIT और IIT रोपड़ की कोलैबोरेशन से बना। जब ये डिवाइस बन गया एक बार, फिर उसके बाद इसको हमने 6 महीने रात दिन लैब में चला के रखा ताकि इसकी रिलायबिलिटी की पता चले कि अगर इसको हम 6 महीने लगातार चलाते हैं रात दिन, तो कहीं इसकी मोटर तो नहीं सड़ जाती, कहीं इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो बेंड तो नहीं हो जाते, कहीं इसके बियरिंग्स टूट तो नहीं जाते, कहीं इसका PCB उड़ तो नहीं जाता, कहीं इसका सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं क्रिएट हो जाता। अप्लाइड हो गया ना अपने केस में, तो कोर्स भी मैटर करेगी, बट इसकी अगर हम प्रैक्टिकल चेक करना चाहें, थ्योरेटिकल चेक करना चाहें, रिलायबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग में जब उसको बना रहे हैं, मतलब हाँ, जब मैम स्टार्टिंग में बनाते हैं तो उसको मैकेनिकल डिज़ाइन अपने अलग तरीके से उसको चेक किया जाता है कि उसमें अपनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, उसके फार्मूलाज भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं। स्टैटिस्टिकली सर, स्टैटिस्टिकली तो अभी ऐसा हमारे स्टूडेंट्स भी ट्रेनिंग के लिए जैसे जाते हैं, इफ इट इज पॉसिबल तो अभी मैम अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है। एक प्रोजेक्ट ये आया है कि हमें एस्टिमेट करना है कि पंजाब स्टेट में ई-वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। अब पंजाब स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, लुधियाना, अमृतसर, ये सब है ना, और इनमें अगर हमने एस्टिमेट निकालना है कि पूरे लुधियाना में, पूरे पंजाब में ई-वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। ई-वेस्ट में मोबाइल भी आ जाता है, लैपटॉप भी आ जाता है, फ्रिज भी आ जाता है, टीवी भी आ जाता है, सो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सारा आ जाता है। तो एस्टिमेट करना है तो वो स्टैट्स के बिना नहीं हो पाएगा, तो वहाँ स्टैट्स की ज़रूरत है। पहले भी अगर स्टैटिस्टिक्स इज वेरी, मतलब स्टैटिस्टिक्स तो है ही। अब ये कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड मोर एक्यूरेसी, यू कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी। बिल्कुल मैम। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है एस्टिमेशन वाला ना, जिसमें कि ई वेस्ट जनरेशन का एस्टिमेट करना है, ई वेस्ट कलेक्शन का एस्टिमेट करना है और इम्पैक्ट असेसमेंट का एस्टिमेट करना है, ये सब में स्टैट्स का ही इस्तेमाल होगा। तो स्टैट्स तो एक आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अब जो AI वगैरह है उसमें तो कोर में स्टैट्स है ही। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था कि किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए पूरे एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। कोई इसमें सिंगल पॉइंट या सिंगल टेक्नोलॉजी उस तरह से शायद वर्क ना कर पाए, क्योंकि मैं जितना सर्कल भी मैं सुन रहा था कि फिनिशिंग प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं तभी फिनिशिंग आ पाती है जब वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी, और वो डेटा की बात कर रहे हैं, वो डेटा भी हमें तब मिलेगा जब उसका यूज आपको दिखाई देगा। और वो यूज भी कब होगा, जब
एक तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट, वो मार्केट में आके दिखे कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम आई, इसको ठीक कर दिया, तो वो तो लंबे टाइम का एक डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक दिन का या फिर बहुत छोटा टाइम पीरियड में बड़ा मुश्किल है। और दूसरा इसमें ये भी कि जब तक कोई टेक्नोलॉजी, तो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल की बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकली बेनिफिट देगी क्या? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो एक चैलेंज है इन टेक्नोलॉजी के सामने वो ये है कि हमारा प्रॉफिट है कि नहीं। अगर ईवी मुझे चलानी है तो ईवी को इसलिए नहीं चलाएगा कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा या लोगों का प्रॉफिट होगा, सोसाइटी का अच्छा होगा। हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा है कि मैं ईवी चलाऊं क्यों, मुझे क्या बेनिफिट है। तो जब तक चीज़ें जो अवेलेबल एक मार्केट में इसका जो कॉम्पिटिटर है उससे आप सस्ता नहीं दे पाओगे और ज़्यादा रिलायबिलिटी जो सर कह रहे हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे, जब तक वो बहुत चैलेंजिंग काम है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल सही बातें आपने की हैं। ये चैलेंजिंग काम बहुत है, पर इसमें मेरे दिमाग में जो बात आ रही है कि हम सब हर वक्त बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, हर कोई, क्योंकि जो पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी कोई हो सकती है वो ह्यूमन माइंड है। वो ह्यूमन माइंड हर वक्त हर किसी के पास अवेलेबल है। ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल करके हम इमेजिन कर सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि जो आपने बात की धंधे की, बेनिफिट की, ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल करके, कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करके, कुछ इंट्यूशन का इस्तेमाल करके उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर हम करेंगे इतना खर्चा आएगा, इतना रिस्पांस आएगा, ये दूसरे की साइकोलॉजी होगी, ये लोग इतना खरीदेंगे, इतने में बिकेगा। वो सारी इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन की ताकत हमें रखनी पड़ेगी और उसकी अपनी इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन के ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा। अब देखें जब हमारा भारत ने मार्स की कक्षा में जब स्पेस शटल भेजा तो वो सारी इमेजिनेशन ही थी ना, एक कैलकुलेशंस ही थी ना कि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर इस प्रकार से निकलेगा, उसके कक्षा में इस प्रकार एंटर होगा और यहाँ पर ये इंजन्स फायर किए जाएंगे और यहाँ पर जब मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की तो वो सारा इमेजिन और विजुलाइज किया। तो वही बात धंधे में भी है, बिजनेस में भी है कि विजुलाइज करना कि ये जो क्लाइंट है ये इनके दिमाग में ये चल रहा होगा। हम किसी के दिमाग में कुछ डालना मुश्किल हो जाता है कि किसी के दिमाग में डालना कि भाई आप ये करो, ये सोचो और ये चीज़ खरीदो। करते हैं लोग बट लिटिल डिफिकल्ट। बट लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, पहले से ही क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, ये साइकोलॉजी रीड करना, माइंड गेम जो है, ये इसमें मेहनत की ज़रूरत है। वो अगर समझ में आ गया कि यार ये लोग ये चाह रहे हैं, इस चीज़ के लिए ये पैसा निकालेंगे जेब में से, चलो फिर मैं ये चीज़ करता हूँ। एक क्वेश्चन और सर, जैसे आज का विषय ही था कि जो पेटेंट्स हैं उनके इर्द गिर्द अपने स्टार्टअप्स को शुरू करना। तो जो पेटेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी पेटेंट्स होते हैं पूरे देश में विदेश में, उसके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टल है जहाँ पे हम पर्टिकुलर डोमेन के, मान लो आज बायोडिग्रेडेबल कोई प्रोडक्ट है उसको लेके जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अगर वो हमने सस्टेन करने हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसका कोई अभी अवेलेबल है देश में? कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि देखो जो पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस अपने पेटेंट्स पब्लिश करता है, वो बुलेटिन जारी करता है, इंडियन पेटेंट IPO, इंडियन पेटेंट्स वहाँ से देख सकते हैं। और जो इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं वो WIPO करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट से हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपने पेटेंट्स को डालते हैं, तो फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। हाँ, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। आप IITs की वेबसाइट्स पे जाओ तो उन्होंने लिखा होता है दीज टेक्नोलॉजीज आर फॉर सेल या दीज पेटेंट्स आर अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। उनको नज़र मारनी चाहिए। मैं सबसे आग्रह करूँगा, चाहे आप ये भूल जाइए कि भी मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री का है या फिज़िक्स का है या कोई है, उसकी चिंता किए बिना कि मैं मैकेनिकल हूँ या इलेक्ट्रिकल हूँ या मैं स्टैटिस्टिक्स का हूँ, उसकी चिंता किए बिना एक एक्सरसाइज ज़रूर करें कि जो हमारे पुराने 5 IITs हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर,
इनकी वेबसाइट्स पे जाके इनके जो पेटेंट्स हैं इनकी नज़र मारें इनके ऊपर, और उनमें से कोई पेटेंट अगर हमें एक्साइटिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा समझें, पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर भी हमारा इंटरेस्ट बरकरार रहता है तो उस साइंटिस्ट को एक ईमेल डाल के देखें जरा क्या बोलते हैं वो। इसी कक्ष में हमारे साथ डॉक्टर पवन गुप्ता जी बैठे हैं, इमटेक के, ही इज़ अ रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ इमटेक। सर के पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर विजेंद्र भल्ला जी बैठे हैं, इनके पास भी डॉक्टर भल्ला भी इमटेक से हैं, इनके पास भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो डॉक्टर पवन गुप्ता जी और डॉक्टर विजेंद्र भल्ला, दे आर साइंटिस्ट। वो कुछ साइंस डेवलप करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, इनके पास इंटरनेशनल लेवल की लैब्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो चीज़ डेवलप हो गई है या आधी डेवलप्ड है, उसको आगे जो लेकर जाना है वो युवा का काम है, वो यूथ का काम है। उसको पूरे कैसे इस पूरे प्लेनेट पे उसको स्केल अप करना है और कैसे पूरे प्लेनेट के ऊपर उस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना है, ये युवा ने करना है। ठीक है जी। कमर्शियली करके बैठे हैं, शांति मिलेगी।